अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से करीब 400 साल पहले मिस्र में एक अजूबा बनाया गया जो आज तक लोगों को चौंका देता है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। 481 फुट यानी 146.5 मीटर का ये पिरामिड आखिर बनाया कैसे गया? ग्रेट पिरामिड 400 साल से ज़्यादा अरसे तक दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर था। इंसानों से बनाई गई ये 146.6 मीटर लंबा ये सबसे ऊंची चीज़ थी करीब 400 सालों तक। इतने बारी बारी पत्थर से बनाने वाले इस पिरामिड का वज़न 6 मिलियन टन बताया जाता है, जिसे आप अगर कंपेयर करो आजकल की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा से, जिसकी वज़न 5 लाख टन है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा सबसे ऊंचा इजिप्टियन पिरामिड है। ये तकरीबन 20 या 28 सालों में मुकम्मल किया गया। ये पिरामिड 7 वंडर ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड में सबसे पुराना है और ये वाहिद एक ऐसा अजूबा है जो आज तक डिस्ट्रॉयड नहीं है। ये गीज़ा की पिरामिड कम्प्लेक्स का सबसे मशहूर मॉन्यूमेंट है। ये शुमाल की आखिरी खित्ते के लाइन पर 3 पिरामिड के साथ वाक़ है। ये लाइमस्टोन, मोर्टर और ग्रेनाइट से बनाया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ हमवार और सफ़ेद लाइमस्टोन इस पिरामिड से रिमूव हो गया, जिसने इस पिरामिड की लंबाई 138.5 मीटर कर दी, जो आजकल हमें दिखाई देती है। जब इस पिरामिड की बेस मैयर की गई तो वो 230 मीटर थी, यानी 756 फुट स्क्वायर थी। एक अंदाजे के मुताबिक ये 2.3 मिलियन लार्ज टन से बनाया गया है, जिसका वज़न 6 मिलियन टन है। और इस पिरामिड में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए उसकी एक एक पत्थर की वज़न 2 मिलियन टन बताया जाता है। और वो एक एक पत्थर जो इस पिरामिड में इस्तेमाल किया गया, एक पत्थर का वज़न 2 टन बताया जाता है। मेजॉरिटी इन पत्थरों की इर्रेगुलर है, यानी ये सारे पत्थर साइज और शेप में यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ स्क्वायर है तो कुछ रेक्टेंगुलर है। इस पिरामिड के बाहर के अतराफ जो लेयर्स हैं वो मोर्टर से इकट्ठे किए गए हैं। लाइमस्टोन जो इसमें यूज़ किया गया वो यहाँ का था, यानी इस इलाके का लोकल लाइमस्टोन था। और बाकी जो पत्थर यानी ब्लॉक्स थे वो दरियाई नील के ज़रिए इंपोर्ट किए गए। अब अगर दोस्तों हम गौर करें तो ये बात हमें सबसे हैरान कर देती है कि इस पिरामिड को कैसे बनाया गया और किस मकसद के लिए बनाया गया, क्योंकि उस वक्त इनके पास तो ना कोई बुलडोज़र थी, ना कोई क्रेन था, ना कोई व्हील्स वगैरह थे। सोचो इस बड़े से मॉन्यूमेंट को बनाया कैसे होगा। बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर यानी कुदरती आफात आए, लेकिन अभी तक ये अपनी जगह पर कायम व दायम है। इजिप्ट के पिरामिड को बनाने के बारे में बहुत से हाइपोथेसिस पेश किए गए कि इसको किस तरह बनाया गया। बहुत से हाइपोथेसिस इस बिलीव पर है कि जो बड़े पत्थर थे वो तांबे के मुख्तलिफ आलों से लाए गए और फिर ये ब्लॉक्स इनको घसीटते और फिर अपनी पोजीशन पर इन्हें फिक्स कर देते थे। इसके अलावा कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी इनके मजदूरों के बारे में है कि इन मजदूरों से बाय फोर्स काम लिया जाता था। ग्रीक्स का ये मानना था कि ये पिरामिड्स स्लेव लेबर से बनाई गई थी, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट अब ये यकीन करते हैं कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा माहिर और स्किल्ड वर्कर्स से बनाई गई थी। ग्रीक्स ने ये भी कहा था कि जो स्लेव लेबर्स थे उनको ना वक्त पर खाना दिया जाता था और ना उन्हें ठीक तरह से ट्रीट किया जाता था। जैसे कि मूवीज़ में अक्सर हमें दिखाया जाता है कि स्लेव लेबर्स के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। असल में ये जिन स्किल वर्कर से बनाई गई थी द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, उनको वक्त पर खाना दिया जाता। दोस्तों एक हैरानकुन सवाल इसमें यह पैदा उठता है कि ये 2-2.5 टन के पत्थर इस पिरामिड के ऊपर कैसे लाए गए। तो इस सवाल का जवाब अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट ने नहीं दिया और ना ही इस सवाल के कुछ हिस्टोरिकल प्रूफ्स थे। पहला हिस्टोरिकल अकाउंट इसके कंस्ट्रक्शन का हेरोडोटस और डायोडोरस ने दिया था। इन्होंने 5th सेंचुरी BC में ये दावा किया कि इजिप्टियन ने एक मशीन की इस्तेमाल की थी इन बड़े बड़े पत्थरों को लाने की, और इस मशीन को अब हेरोडोटस मशीन के नाम से याद किया जाता है। इसके अलावा डायोडोरस ने कहा कि ये जो बड़े बड़े पत्थर थे ये दरियाई नील के ज़रिए यानी नील रिवर के ज़रिए अरेबिया से लाए गए थे। और इसके अलावा इन्होंने जिप्सम से ग्रेनाइट बनाने के लिए बहुत से लकड़ियों को जलाया, बहुत से जंगलातों को काटा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत थी। तो जिप्सम से ग्रेनाइट को बनाने के लिए उन्होंने जंगलात को काटा और इसी तरह इन्होंने इसको ग्रेनाइट में तब्दील कर दिया।
ग्रेनाइट को वो इसीलिए बना रहे थे ताकि इस पिरामिड के ऊपर ये इसका एक कवर चढ़ा सके इसके ऊपर। आखिर क्या वजह थी इतने बड़े बड़े टूम्स को बनाने की? दरअसल आखिर वजह क्या थी इतने बड़े बड़े टूम्स को बनाने की? तो दोस्तों, इजिप्टियन का मानना था कि जिंदगी मौत के बाद खत्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद इनका दूसरा जन्म शुरू हो जाता है। इजिप्टियन फेरोज ने अपने लिए टूम्स बनाए, यानी पिरामिड्स को मकबरे के तौर पर बनाया गया और बहुत से फेरोज को यहाँ पर दफनाया गया इन बड़े बड़े पिरामिड्स के अंदर। बात यह है दोस्तों कि इजिप्टियन फेरोज आफ्टर लाइफ पर यकीन करते थे। वो ये मानते थे कि जब वो मर जाते हैं तो उनकी रूहें अंडरवर्ल्ड में चली जाती है और उनकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। वो कहते थे कि जब हम गॉड के सामने हाजिर होंगे तो उनका मुआवजा किया जाएगा कि इन्होंने गुड डीड्स की है या बैड डीड्स। अगर वो गुड डीड्स करने वाले होंगे तो वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे और इसी मकसद के लिए इन्होंने सारा खाना, खुराक, ट्रेजर्स, कपड़े, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें पिरामिड के अंदर अपने साथ रख दी थी कि आफ्टर लाइफ में हमारे काम आएंगी। तो मरने के बाद इनकी बॉडीज़ को मोमिफाई किया जाता और वुडन या स्टोन में दफना कर रख दिया जाता था। अब दोस्तों, आप पूछोगे कि हमें ये सब कुछ कैसे पता चल गया कि इन पिरामिड्स को इन मकासद यानी टूम्स के लिए इस्तेमाल किया गया? तो इसकी कुछ दो वजूहात है। पहला ये है कि इन पिरामिड्स को यानी इन जैसे और पिरामिड्स को सूडान में टूम्स के लिए इस्तेमाल किया गया था और इनमें भी ऐसे फेरोस को ममिफाई किया गया था और इन पिरामिड्स पर इनको कुछ टेक्स्ट मिले जिससे ये साबित होता था कि ये टूम के लिए यूज़ किया गया। अब जबकि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा का कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं मिला तो इसके बहुत से हाइपोथेसिस सजेस्ट किए गए। बहुत से लोग इसके अंदर गए, बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका मुआवजा किया तो उनको इसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ें मिली: लकड़ी, वो संदूक और इस संदूक में कोई बॉडी भी नहीं थी। माना जाता है कि इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा में खूफू की बॉडी थी और जो ट्रेजर इन्होंने अपने साथ रखी थी उनको बहुत से लोगों ने चोरी कर लिया। जो लोग इस बात से डिसएग्री करते हैं कि जो कोफिन इन्हें इस पिरामिड के अंदर मिल गया वो कोफू का था और जो ट्रेजर्स और ज्वेलरी वगैरह इसके पास होनी चाहिए थी, लोग इसे लूट कर अपने साथ चले गए। वो लोग कहते हैं कि ये सब सच नहीं है और उन्होंने अपनी कुछ अजीबोगरीब थ्योरियाँ भी पेश की। वो लोग कहते थे कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा एक पावर प्लांट था जिससे बिजली जनरेट हो सकती थी। जो लोग इस बात पर यकीन करते हैं वो लोग समझते हैं कि इजिप्टियन लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा माहिर थे और वो ऑलरेडी बिजली बनाना सीख चुके थे। और इस थ्योरी के एविडेंस में हमें यह दिखाया जाता है एंशियंट इजिप्ट के कुछ आर्ट वर्क्स। इनकी पुरानी दीवारों के टेम्पल पर कुछ ऐसे आर्ट वर्क दिए गए जिन आर्ट वर्क्स को देखकर कुछ लोग ये कंक्लूड कर देते हैं कि ये लोग ऑलरेडी बिजली बनाना सीख चुके थे। और ये जो तस्वीर है यानी ये जो आर्ट वर्क है इसमें इन्होंने एक बिजली का बल्ब बनाया हुआ है और ये लाइट बल्ब इन्होंने बहुत पहले इन्वेंट किया था। और इसके अलावा कुछ और भी एविडेंस इन्होंने पेश किए। लेकिन बात यह है दोस्तों कि अगर इन्होंने लाइट बल्ब इन्वेंट भी किया था तो आजकल इसके कोई एविडेंस हमें मिल क्यों नहीं रहे? हमें ये बार बार बताया जाता है कि ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस वक्त बनाई जाती है जब कोई सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं होता। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अक्सर इतनी अजीब और गरीब होती है कि इनका कोई लॉजिक ही नहीं होता। दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो बयान की जाती है वो ये कि इस पिरामिड को ग्रेन यानी गल्ला स्टोर करने के लिए बनाया गया था। एक अमेरिकन पॉलिटिशियन बेन कार्सन ने 1998 में अपनी एक पर्सनल थ्योरी पेश की। उनके अकॉर्डिंग इस पिरामिड को दरअसल में जीसस क्राइस्ट के फादर जोसेफ ने बनाया था और वो इसलिए बनाया था ताकि इसमें गल्ला वो स्टोर कर सके। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का यह मानना है कि इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा और इसके जो साथ में पिरामिड्स है इन्हें एज अ टूम बनाया गया था और इनमें इतना ज़्यादा खुराक, ट्रेजर वगैरह इसलिए रखा गया था ताकि इनके राजा की ज़िंदगी आफ्टर लाइफ बहुत अच्छी बीत सके। अब दोस्तों, जो मिस्टीरियस बात थी वो ये थी कि इनमें से जो स्लेव लेबर थे इनसे काम नहीं लिया गया बल्कि इनके लिए बहुत फिट लेबर्स चुने गए थे और इन्हें बहुत वक्त पर खाना दिया जाता था ताकि वो बहुत फिट रहे और इस पिरामिड को बनाने में जल्दी जल्दी काम करे। वो लोग अपने राजा कोफू पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे
اور اگر ٹوٹل میں دیکھا جائے تو یہ لوگ تقریباً 20,000 سے 30,000 تک تھے۔ ان میں کچھ فارمرز بھی تھے اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے جو یونائٹڈ ہو کر ایک نیشنل پروجیکٹ پر کام کرتے تھے۔ انہوں نے تقریباً 10 گھنٹے کام کیا۔ اب اس کے علاوہ اگر ہم اس پیرامڈ کے کنسٹرکشن پر بات کریں تو اس میں 5.5 ملین ٹن لائم سٹون استعمال کیا گیا، 8,000 گرینائٹ استعمال کیا گیا اور 5 لاکھ ٹن مورٹر کا استعمال اس میں کیا گیا۔ دوستو، جب مورٹر، لائم سٹون اور گرینائٹ کے ذریعے یہ پیرامڈ کنسٹرکٹ کیا گیا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ان بھاری پتھروں کو یعنی 2.5 ٹن کے پتھروں کو یہاں تک کیسے لایا گیا اور اس کے بعد یہ سٹیئرز اس پر کیسے بنائے گئے۔ 147 میٹر کا لمبا دی پیرامڈ آف گیزا کیسے کنسٹرکٹ کیا گیا؟ تو اس کے کنسٹرکشن کے بہت سے تھیوری سائنٹسٹ نے پیش کی ہے، جن میں کچھ تھیوریز نے بہت اچھے پروفس پیش کیے ہیں کہ ان بھاری پتھروں کو توڑا کیسے گیا اور ان کو اتنے اچھے طریقے سے شیپس کیسے دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان بھاری پتھروں کو یہاں اوپر کیسے لایا گیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایسی بہت سی کانسپیریسی تھیوریز کے بارے میں بھی بات کریں گے جو کچھ لوگوں نے پیش کی کہ یہ تو ایلینز نے بنایا تھا، کیونکہ ایک انسان ایسا ہرگز نہیں بنا سکتا۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایسی ہی کچھ کنسٹرکشن اور کانسپیریسی تھیوریز کے بارے میں بات کریں گے اور کہ یہ پیرامڈز ایجپشین اور پورے ورلڈ کے لیے اتنے امپورٹنٹ کیوں ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ Like, comment, and subscribe.